हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। हम अपनी सिविक्स क्लास में पढ़ रहे थे इंटरव्यू इन सिविक्स और इसी के अंतर्गत इसी टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू मेथड के गुण और दोष। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नागरिक शास्त्र में सिविक्स में हम इंटरव्यू मेथड को किन किन टॉपिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण और दोष देखेंगे और अपनी पिछली कक्षाओं में, इससे पहले 2 कक्षाओं में हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। एक में हमने इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स पे बात की थी और इसके अलावा एक में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें इंटरव्यू जो लिया जाता है तो उसकी कौन कौन से उसके सोपान होते हैं, चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उस पर बात की थी। और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हम साक्षात्कार को एक विधि के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसके कौन कौन से गुण और उसके कौन कौन से दोष हैं। तो चलिए गुणों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसके गुणों के अंतर्गत जो सबसे पहला गुण इसका है वो ये है कि इसमें विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त या एकत्र करना सरल। ठीक है, क्या है इसमें कि इसमें जो हम योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो विषय का चयन या निर्धारण करते हैं उससे संबंधित हमें जितनी भी सूचना चाहिए, जितनी भी हमें जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी हमारा उद्देश्य है साक्षात्कार विधि को प्रयोग करने का, तो उसमें क्या है कि वो जानकारी एकत्र करना, वो इंफॉर्मेशन, वो आंकड़े इकट्ठे करना बहुत ही आसान है, सरल है। कैसे? देखिए, जब साक्षात्कार लिया जाता है तब क्या होता है, 2 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और बैठ करके सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक जना जो है क्वेश्चन पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये बहुत ही सीधा सा साधन है। अब मान लीजिए कि आप प्रश्नावली भरवा रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है ना कि प्रश्नावली विधि का कैसे प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको प्रश्नों की सूची तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद आप उसको डाक के माध्यम से भेजते हैं। और इसके साथ ही वो व्यक्ति क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा या जो भी मूल्यांकन करने का तरीका होता है वो इतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता इसमें, क्योंकि व्यक्ति आपके सामने नहीं है, उसके हाव भाव आपको नहीं पता है। क्या पता, हो सकता है कि उसके हाथ वो डाक लगे ही ना, उसके घर में किसी और के हाथ लग गई हो और उसने वो भर दिया हो, या जब वो भर रहा हो तो वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे व्यक्ति था जिससे प्रभावित होकर के उसने हाँ को नहीं और नहीं को हाँ में चेंज कर दिया हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चांस नहीं रहता है। प्रत्यक्ष विधि है ये पूरी तरह से। ठीक है, तो इस प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो भी जानकारी चाहिए व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप क्या करें, आप उससे प्रश्न पूछें, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। और इसके अलावा जब वो सामने प्रेजेंट है तो वो अगर किसी प्रश्न का उत्तर बनावटी दे रहा है तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। साक्षात्कार लेने वाला एक्सपर्ट होता है ना, तो इसलिए आपको अगर वो बनावटी आंसर देगा तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका सबसे पहला गुण क्या है कि इसमें टॉपिक से संबंधित जो भी हमें जानकारी चाहिए वो इकट्ठा करना बहुत ही आसान है, सरल है। चलिए अब दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। इसके विश्वसनीय जानकारी की प्राप्ति। जो जानकारी होती है वो विश्वसनीय होती है। कैसे होती है विश्वसनीय, मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जो साक्षात्कार लेने वाला है वो साक्षात्कार देने वाले के बिल्कुल
सामने बैठा है, आमने सामने दोनों बैठे हैं, तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो उत्तर है उसको देते समय उसके मन के भाव कैसे हैं, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाला सही आंसर दे रहा है या नहीं। विश्वसनीयता का मतलब विश्वास करने योग्य, ठीक है। और दूसरा, इसकी योजना में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, प्रश्नावली भी पहले से ही सहमति ले ली जाती है कि आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ मैंने बताया था कि अगर कुछ तरीके, मान लीजिए आपने बालक की समस्या का समाधान करना है, तब उस टाइम पे आप उसे प्रश्नावली नहीं दिखाते हो। अदरवाइज इसका जो सिस्टम है इसमें प्रश्नावली पर भी सहमति ली जाती है, दिनांक पर, समय पर, अवधि पर सहमति ली जाती है। इस तरह से उससे पूर्ण सहमति लेकर के साक्षात्कार से उसके बाद ही उसका इंटरव्यू लिया जाता है या साक्षात्कारकर्ता की सहमति इसमें जरूरी होती है। तो यहाँ पे जो जानकारी निकल के आएगी, क्योंकि व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपने जो भी प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, वो आपके उत्तर देगा और इससे क्या होगा, जो जानकारी प्राप्त होगी वो पूरी तरह से विश्वसनीय होगी, विश्वास करने लायक होगी। वही बात यहाँ पे है, जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया प्रश्नावली का कि हो सकता है कोई और भर के भेज दे उसे, तो आप उस पर इतना यकीन नहीं कर सकते हो जितना कि आप इस मेथड पे यकीन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विवादास्पद विषयों हेतु उचित विधि। विवादास्पद मतलब कुछ ऐसे विषय होते हैं जो विवाद की स्थिति में, मतलब कुछ किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता या पूरी तरह से विवादित हैं, तो उन विवादित विषयों के लिए एक अच्छी विधि है, आप व्यक्ति को बिठा करके अपने सामने जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे विवादास्पद यानी विवादित अगर कोई टॉपिक है उस पर आप उससे संबंधित, जिससे कि वो व्यक्ति संबंधित है इस टॉपिक से, उस व्यक्ति का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो आपको सारी की सारी सूचनाएं अच्छे से, सरलता से, विश्वसनीयता रूप से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये भी गुण है। उसके बाद नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक विधि है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, मनोविज्ञान को लेकर के चलती है। देखिए आप एक जब मैंने आपको योजना बताई तो मैंने क्या बोला कि आप सामने वाले से पहले साक्षात्कार के लिए अनुमति लेते हैं, फिर उसे बताते हैं प्रश्नावली के बारे में कि ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या वो ये प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है या नहीं, इस बात पे भी उसकी स्वीकृति चाहिए। इसके अलावा दिनांक, समय, अवधि उसको सूट करना चाहिए, तो हर एक चीज़ में आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो। तो ये क्या, कैसी विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके लिए जो मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाता है, सामने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने भरोसे में, विश्वास में लिया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। उसको आराम से बैठाया जाता है, उससे एक फॉर्मल बातचीत की जाती है, नाम पूछ लिया या कुछ भी ऐसा, और उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर दूसरी बात ये है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो भी आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने में वो कंफर्ट नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे अपनी बात को नहीं कह रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस प्रश्न को स्किप करेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है साक्षात्कार विधि। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु या नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सभी प्रकार के नागरिकों हेतु उपयोगी है। सभी प्रकार के नागरिकों मतलब चाहे आप किसी वृद्ध का इंटरव्यू लें, किसी बालक का इंटरव्यू लें,
किसी भी अनपढ़ का इंटरव्यू लें या पढ़े लिखे का इंटरव्यू लें, कुछ भी आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मौखिक रूप से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक भाषा में सभी दक्ष होते हैं, चाहे बालक हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे कोई अशिक्षित व्यक्ति है, चाहे शिक्षित व्यक्ति है, तो सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए ये समान रूप से उपयोगी विधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सभी विषयों के लिए उपयोगी। सभी विषयों के लिए उपयोगी, तो आप इसे किसी भी समस्या के समाधान में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी विधि है। तो ये है इसके गुण। जानकारी एकत्रित करना टॉपिक से रिलेटेड, आसान है, विश्वसनीय होती है जो जानकारी मिलती है इसमें। जो विवादास्पद यानी विवादित विषय हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाता है, यानी मनोवैज्ञानिक विधि है, सभी प्रकार के नागरिकों के लिए उपयोगी है और सभी विषयों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये गुण है। और गुण के बाद सिक्के का दूसरा पहलू दोष। चलिए दोष पढ़ते हैं। साक्षात्कार विधि के दोष। सबसे पहला दोष है खर्चीली विधि है बहुत ज्यादा। खर्चीली विधि, खर्चा बहुत लगेगा, मतलब समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा और इसके साथ साथ पैसा भी लगेगा, धन भी लगेगा। कैसे समय लगेगा? अपने आप ही समय लगेगा। मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं लेना है, बहुत सारे लोगों का लेना है, यानी नियुक्ति से संबंधित जो भी इंटरव्यूज होते हैं, आपको पता है वो कितने कितने दिन तक चलते हैं, एक एक व्यक्ति पर कितना कितना टाइम लगाना पड़ता है, तो समय लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा श्रम लगेगा। श्रम कैसे? इंटरव्यू लेने में तो जो टाइम लगेगा लगेगा, उससे पहले का जो प्रोसेसिंग है, जो प्लानिंग वाली है, जिसमें सहमति लेनी है और ये सब कुछ, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और इसके अलावा आपका श्रम भी लगेगा। और इसके बाद धन, धन की बात मतलब आप क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे ना, बैठने की व्यवस्था और ये सब, तो फिर उसमें जो भी आपको ज़रूरी टूल्स चाहिए, मतलब जो भी आपको उपकरण चाहिए इंटरव्यू लेने के लिए, आप उसके लिए पैसा भी लगाएंगे, तो समय भी ज़्यादा लगेगा, धन भी लगेगा और श्रम भी लगेगा। इसलिए ये विधि कैसी है? खर्चीली विधि है। इसके बाद दूसरा इसमें जो दोष है वो है मूल विषय से भटकन। मूल विषय से भटकन का मतलब, देखिए आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाले को सबसे पहले आप कंफर्ट करते हैं, ठीक है, विश्वास में लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है आपके एक लाइन के प्रश्न का उत्तर एक लाइन में ही आए, नहीं होता ऐसा, क्योंकि जब आप सामने वाले को बिल्कुल कंफर्ट कर चुके हो, उसको ये लगता है कि मैं अपनी मन की बात को आपको अच्छे से बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं पूरी डिटेल में बताना चाहूँगी ना। और हो सकता है कि बात चलते 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 मूल विषय से बहुत ही दूर चली जाए, मेन टॉपिक से हम हट जाए, इसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले को उत्तर देते समय रोकेगा नहीं, उसको जो बोलना है उसको बोलने देगा, ठीक है, खुल करके बोल सकता है वो वहां पे। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि मूल विषय जो मेन टॉपिक है वो पीछे रह जाता है और बात कहीं और ही पहुंच जाती है, और बहुत ही ना लंबे लंबे आंसर आ रहे होते हैं।
बहुत लंबे आंसर आ रहे होते हैं, वर्णनात्मक जिसको कहते हैं ना, डिटेल में वो सामने वाला बताता है हर एक चीज को। इसकी वजह से क्या होता है कि मूल टॉपिक से, जो मूल हमारा विषय है, मेन टॉपिक है, उससे बहुत दूर निकलने की संभावना रहती है, तो भटक जाता है व्यक्ति, साक्षात्कार लेने वाला भी और देने वाला भी। ठीक है, तो ये भी इसका दोष है। उसके बाद अगला दोष है कमजोर स्मृति क्षमता वाले नागरिकों हेतु उपयोगी नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, जिन लोगों को ज्यादा टाइम तक कोई बात याद नहीं रहती, वो ऐसे नागरिकों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। कमजोर याददाश्त है जिनकी स्मृति क्षमता इतनी ज्यादा तीव्र नहीं है, वो लोग साक्षात्कार देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो जो कमजोर याददाश्त वाले लोग हैं उनके लिए विधि उपयोगी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका दोष है कि इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी रहती है। वस्तुनिष्ठता की कमी। देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है, इसका मतलब सामने वाला जो भी बोलेगा उसको रोकना नहीं है, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना है, उसकी भावनाओं की कद्र करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जानकारी जो विश्वसनीय प्राप्त होगी, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता होना मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर आना। ठीक है, अगर हाँ या नहीं की बात करें तो हाँ या नहीं में भी आंसर आ सकता है, लेकिन साक्षात्कार में नहीं आता। वर्णनात्मक रूप से आंसर्स आते हैं, लंबे लंबे आंसर्स आते हैं, पूरे टाइम लगा करके साक्षात्कार एक लाइन के आंसर को भी पूरा टाइम लगाकर 10 लाइनों में बताता है। तो इससे क्या होता है, वस्तुनिष्ठता खत्म हो जाती है। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे आपका कोई प्रश्न अच्छा नहीं लगा है, या फिर मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न मतलब मुझे इसका आंसर नहीं देना। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ। मैं अपने फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनाऊंगी कि जिससे आपको ये लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना मनगढ़ंत आंसर भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं आ पाता है, उसकी कमी हो जाती है वस्तुनिष्ठता की, क्योंकि व्यक्ति को जो आंसर अपने हिसाब से देना होता है ना, वो वही देता है। उसको ये लगता है, मान लीजिए उसने कोई गलती की है, आप उससे रिलेटेड उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे सबके सामने कि उसने मिस्टेक की है, कि हाँ मैंने ऐसा किया था? नहीं, वो झूठ बोलेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। वो कोई भी कहानी बना करके आपको बता देगा। इस तरह से जो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वो वस्तुनिष्ठता इस विधि में नहीं आ पाती। इसके बाद है कुशल मनोवैज्ञानिक की या साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता। ठीक है, कुशल व्यक्ति चाहिए इसके लिए, साक्षात्कार लेने वाला। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कोई नहीं ले सकता साक्षात्कार इंटरव्यू, इसके लिए कुशल होना चाहिए वो व्यक्ति। आप देखा करिए, इंटरव्यू एक्सपर्ट लोग भी होते हैं ना, जब नियुक्ति के लिए इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो उसमें एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है, तो उस टॉपिक का एक्सपर्ट चाहिए हमें, जिस विषय पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे या तो कुशल मनोवैज्ञानिक चाहिए इस विधि को यूज करते समय, या फिर हमें कोई कुशल साक्षात्कारकर्ता चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नागरिक शास्त्र में हम किन किन व्यक्तियों का साक्षात्कार ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो गुण और दोष हमने पढ़ लिए हैं।
अब हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार लेने योग्य कौन कौन से व्यक्ति हैं, किन किन का हम इंटरव्यू या साक्षात्कार ले सकते हैं। नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार लेने योग्य व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन साक्षात्कार या किन किन का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए सिविक्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अनुभवी शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षकों का साक्षात्कार। तो जो भी विद्यालय के अनुभवी शिक्षक हैं उन सबका साक्षात्कार लिया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी नॉलेज को दूसरों को दे सकें, बच्चों को बता सकें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो विशेषज्ञों का साक्षात्कार, ठीक है, विषय से संबंधित जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनका भी यहाँ पे साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रालयों के मंत्रियों का साक्षात्कार, ठीक है, मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो चाहे केंद्रीय स्तर के हैं चाहे राज्य स्तर के हैं, ताकि वो जो समाज के अंदर उनके द्वारा जो नीतियां लागू की जानी हैं, देश के अंदर जो नीतियां लागू की जानी हैं, जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के जो कार्य किए जा रहे हैं अपनी कार्य प्रणाली से, वो सबको पूरी तरह से परिचित करा सके, अवगत करा सके। इसलिए मंत्रालयों के मंत्रियों का भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। इसके अलावा समाज सेवकों, ठीक है, समाज सेवकों का साक्षात्कार लिया जा सकता है, ठीक है, समाज सेवकों जो समाज जन सेवक हैं, समाज की सेवा करने वाले समाज सेवी लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनका भी यहाँ पे साक्षात्कार लिया जा सकता है। इसके अलावा जो राजनेता हैं, राजनेताओं के या राजनेताओं का साक्षात्कार लिया जा सकता है, ठीक है, राजनेता, ताकि वो अपनी पार्टी की जो भी उनकी वहाँ पे कार्यक्रम है, पार्टी का जो भी वो सुधार लाना चाहते हैं जीतने के बाद, तो वो यहाँ पे बता सकें, अपना जो भी उनका एजेंडा है उससे लोगों को अवगत करा सकें, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा नगर निगम महापौर, कोई अध्यक्ष है, पार्षद है, वार्ड प्रतिनिधि है, आदि का साक्षात्कार। तो सिविक्स में आप इन लोगों का साक्षात्कार ले सकते हैं, ठीक है, या इन लोगों का साक्षात्कार लेने का आप इस मेथड को इन व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। ये तो ये व्यक्ति है, इनका साक्षात्कार लिया जा सकता है। अब हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि टॉपिक्स क्या रह सकते हैं इनके।
लेने हेतु नागरिक शास्त्र के कुछ समसामयिक विषय, ठीक है। साक्षात्कार लेने के लिए नागरिक शास्त्र के कुछ समसामयिकरण के कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन पे इंटरव्यू लिया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। पहला है महिला आरक्षण का औचित्य, ठीक है। महिला आरक्षण का औचित्य क्या है, ये टॉपिक हो सकता है इंटरव्यू का, ठीक है, कि महिलाओं के आरक्षण की जो बात की गई है वो उसका कोई फायदा है उस आरक्षण का या नहीं, ठीक है। महिला आरक्षण का औचित्य क्या है। इसके अलावा आरक्षण का आधार, आरक्षण का आधार जाति या आर्थिक स्थिति, दोनों में से आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के आधार पर मिलना चाहिए या आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों का औचित्य, राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली होती हैं उनका क्या औचित्य है। इसके अलावा जो बार बार संविधान में संशोधन हो रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, बार बार संवैधानिक संशोधन कितना उचित, ठीक है, ये टॉपिक हो सकता है। फिर शिक्षा का अधिकार कितना कारगर होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शहरों में जरूरत, ये टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार लेने के लिए जो टॉपिक्स हैं करंट के, कुछ ये टॉपिक्स हो सकते हैं। महिला आरक्षण का औचित्य, आरक्षण का आधार जाति या आर्थिक स्थिति, राष्ट्रपति की शक्तियों का औचित्य, बार बार संवैधानिक संशोधन करना कितना उचित है, शिक्षा का अधिकार कितना कारगर होगा, और इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये जो नरेगा होता है, ये शहरों में भी क्या चालू या शुरू नहीं किया जाना चाहिए, या इसकी क्या शहरों में ज़रूरत नहीं है, अगर गांव में है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरव्यू मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू इन सिविक्स, नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।